दोस्तों, जो मोदी किसी मुद्दे पर झुकते नहीं थे, वो अचानक जेनजी के आगे सरेंडर कैसे होते जा रहे हैं। क्या मोदी को जेनजी का आगे का बड़ा प्लान मालूम हो चुका है? क्या मोदी को लग रहा है कि उनका तख्त आने वाले समय पर हिल सकता है, डगमगा सकता है, पलट भी सकता है? अब दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 20 जुलाई के आंदोलन के बाद मोदी जी का दफ्तर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों की हर डिमांड के आगे झुकता चला जा रहा है। सच्चाई है कि इधर डिमांड आती है, उधर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हलचल मचने लगती है और कुछ ही घंटों में सॉल्यूशन दे दिया जाता है। 12 साल में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कभी भी इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया है। अब ताज़ा मामला देखिए। 27 जुलाई की शाम कॉकरोच जनता पार्टी के नेता कपिल सिब्बल के दफ्तर जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि साहब अभी भी FIR दर्ज हो रही है, अभी भी बिहार में, बंगाल में, असम में, इवन दिल्ली में छात्रों पर कार्रवाई हो रही है, उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है। तब कॉकरोच जनता पार्टी शाम को ही, 27 जुलाई की शाम को ही एक अल्टीमेटम देती है मोदी को कि अगर 24 घंटे के अंदर FIR वापस नहीं हुई तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे। और दोस्तों, इसका असर क्या होता है? 2 घंटे में, सिर्फ 2 घंटे में, जैसे ही अल्टीमेटम आया, 2 घंटे के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO से फोन गया, चीफ मिनिस्टर ऑफिस पटना, सम्राट चौधरी को इंस्ट्रक्शन दिए गए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस कलकत्ता यानी बंगाल के CM शुवेंदु अधिकारी को इंस्ट्रक्शन दिए गए और कहा गया कि जितने भी मुकदमे हैं सब वापस करिए और अगर बच्चे हिरासत में हैं तो उनको तुरंत रिहा करिए। और अगले 2 घंटों में बंगाल में, बिहार में सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देती है कि हम सारे मुकदमे वापस ले रहे हैं और जो भी हिरासत में है उनको रिहा किया जा रहा है। ये इम्पैक्ट है सिर्फ 4 घंटों का। और यही नहीं होता है, सौरव दास जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेता हैं, आशुतोष रानका जो नेता हैं, इनके साथ कुछ ही घंटों के अंदर मीटिंग भी हो जाती है। यानी इधर अल्टीमेटम दिया जा रहा है, उधर सॉल्यूशन आ रहा है और मीटिंग भी हो रही है, और सब कुछ 4-5 घंटों के अंदर। सुनिए, सौरव दास को सुनिए। दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया। अब दोस्तों, बीजेपी की सरकार जेनजी यानी ये जो बच्चे हैं 14-15 साल से लेकर 28-29 साल के, जिनको जेनजी कहते हैं, इतना घबराई कि मोदी तो मोदी, जो योगी जी अपने को शेर बताते हैं, हिंदुत्व के शेर, वो भी घबराए हुए हैं। योगी ने कुछ दिन पहले कहा कि आजम खान की रामपुर में जो जौहर यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा कैंपस है, ये इलीगल है, इस पर मैं बुलडोजर चलाऊंगा। छात्र इकट्ठे होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी जाते हैं जौहर विश्वविद्यालय के सम्मान में। लेकिन PMO को अचानक 27 तारीख को पता लगता है सुबह सुबह कि कॉकरोच जनता पार्टी को अप्रोच किया जा रहा है और छात्र यूपी में आंदोलन कर सकते हैं। और फिर एक हलचल मचती है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, और कुछ ही देर में, दोपहर आते आते इंस्ट्रक्शंस जाता है योगी के दफ्तर से, और जो डिविजनल कमिश्नर हैं वो फिर आदेश जारी करते हैं कि बुलडोज़र नहीं चलेगा। ये है इम्पैक्ट जेनजी का इस वक्त। और दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का सर मुंबई के कैंपस में या दिल्ली के यूनिवर्सिटी में या रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है। छोटे छोटे स्कूल, छोटे छोटे शहरों में वहाँ भी इम्पैक्ट है, और इस कदर इम्पैक्ट है कि सरकार घबराई हुई है। मिसाल के तौर पर आज ही का मामला देखिए, फतेहपुर। अब ये फतेहपुर जो है लखनऊ से कुछ दूरी पर छोटा सा शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ एक इंटर कॉलेज है, और उस इंटर कॉलेज में पीने का पानी नहीं बच्चों के लिए, बाथरूम है तो दरवाज़ा नहीं, क्लास है तो एक पंखा लगा है 4 पंखों की जगह, और कुछ तो ऐसे उसमें क्लासरूम्स हैं जो जर्जर हैं, कभी भी गिर सकते हैं। और बच्चों ने, बल्कि यूँ कहूँ, अभिजीत दीपके और कॉकरोच पार्टी की एकदम पूरी कॉपी करते हुए, अंबेडकर की फ़ोटो लेते हुए आज वहाँ घेराव कर लिया प्रिंसिपल का। और जब ये सोशल मीडिया पे खबर आई कि बच्चे घेराव कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, फिर हलचल मची।
और लखनऊ से इंस्ट्रक्शंस गए फतेहपुर के डीएम को कि तुरंत इस मामले को सॉर्ट आउट करिए। और कुछ ही घंटों में डीएम आ गई, एसडीएम को भेज दिया गया और फिर ये कहा गया कि सारी मांगे मान ली गई हैं और इसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। हर क्लास में 4 पंखे लगेंगे, बच्चों के लिए आरओ लगेगा, पीने का स्वच्छ पानी मिले, बाथरूम में दरवाजे लगेंगे, सारी जितनी भी उनकी डिमांड्स थी चुटकियों में पूरी हो गई। मौके पे मौजूद मजिस्ट्रेट, पुलिस और डीआईओएस के द्वारा 1 और 6 तक की जितनी भी मांगे थी, जिसमें कि खाने, शौचालय की साफ सफाई और पंखे से संबंधित थी, जिसके अंतर्गत डीआईओएस के द्वारा प्रबंधक को निर्देशित किया गया है और काम भी शुरू हो गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि मोदी का सिस्टम, जिस सिस्टम में मीडिया भी है, अखबार, न्यूज़ चैनल हैं, कॉरपोरेट है, जुडिशरी है, सरकारें हैं, राज्य सरकारें, डबल इंजन सरकारें, कहीं कहीं तो ट्रिपल इंजन सरकारें, ये सारा सिस्टम अचानक ठहर गया है, डर गया है, घबरा गया। ऐसा क्यों है? अब दोस्तों, उसकी वजह यह है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये अब एक बड़ा प्लान बना रही है और इस प्लान में सारे प्रदेशों का नेटवर्क, छात्रों की तमाम डिमांड्स, इसको लेकर एक नया प्लान तैयार हो रहा है। और कॉकरोच जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो विकेट गिरा है ये पहला और अंतिम नहीं है, ये पहला और अंतिम नहीं है। अभी हमें इससे बड़ी डिमांड्स सरकार के आगे रखनी है। और सवाल ये है कि अगर दोबारा आंदोलन हो गया, जिसका अल्टीमेटम दिया जा रहा है, 3 बार अल्टीमेटम दिया गया है, 24 तारीख को, उसके बाद 26 तारीख की शाम, फिर 27 तारीख को, 3 अल्टीमेटम दिए गए हैं। हालांकि तीनों मांगे मान ली गई हैं। अल्टीमेटम यह था कि हम दोबारा 20 जुलाई की तरह संसद का घेराव करेंगे, यानी मोदी का घेराव करेंगे। अब ये जो दोबारा घेराव की जो आशंका है, ये मोदी जी को सता क्यों रही है? क्या दोबारा कुछ हो गया तो फिर वाकई मोदी जी की जो कुर्सी है, गद्दी है, वो संकट में घिर जाएगी? और क्या फिर यह माने कि धर्मेंद्र प्रधान वो सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है और मोदी इस प्रेशर को समझ रहे हैं, भांप रहे हैं? और यही सवाल मैंने प्रोफेसर स्वामी से किया कि आखिर मोदी इतना डरे क्यों हुए? ये जो दोबारा आंदोलन ना हो जाए, इससे मोदी क्यों डरे हुए हैं? क्यों डरे हुए हैं? आप उनको सुनिएगा और साथ में अभिषेक भी हमारे साथ होंगे। प्रोफेसर साहब, ये हो क्या रहा है? जेन जी से इतना घबरा गए मिस्टर मोदी कि मैं 26 वर्षों में मैं पहली बार देख रहा हूं। मैं मोदी को मुख्यमंत्री बनने से पहले से जान रहा हूं, पहले से उनको ट्रैक कर रहा हूं। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि इधर जेनजी कोई अल्टीमेटम देता है कि हम फिर से नेशनल कॉल करेंगे वरना आप ये काम करिए, और सरकार 4 घंटे में 5 घंटे के अंदर उसको अमल कर देती है। तो क्या मैं इसको मानूं कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से प्रेशर में इस वक्त बहुत ज्यादा डरे हुए हैं जेनजी से? देखिए दीपक जी, हमारे उत्तर प्रदेश का एक शब्द है हनक। अगर सरकार की हनक खत्म हो जाए, हनक खत्म होने के बाद ऐसे ही होता है। देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने एक हनक बना के रखी थी और आत्मविश्वास से सराबोर थी, और उस जो उनका एक अपना आत्मविश्वास था, उसकी वजह से बाकी लोग उनसे डरते थे कि यार इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ताकत है, इनके सामने खड़े होने से कोई फायदा नहीं। वो जो आत्मविश्वास था, वो जो हनक थी, वो बच्चों ने तोड़ दी। अब वो टूट गई। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, जब आदमी, जो एक हाइपोथेसिस होती है जिसको कहते हैं हुब्रिस हाइपोथेसिस में आदमी ये समझने लगता है कि मैं जो भी निर्णय लेता हूं सही लेता हूं, मैं परमेश्वर का अवतार हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। अच्छा, वो हो गई स्थिति। अब क्या हुआ, ये हनक जब टूटी, आदमी का जब आत्मविश्वास अंदर से डिग जाता है तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे चला जाता है और उसको एक तरह का फोबिया हो जाता है कि कहीं कॉकरोच तो नहीं आ रहे, कहीं बिहार से कॉकरोच तो नहीं आ रहे, कहीं वेस्ट बंगाल से तो नहीं आ रहे, कहीं उत्तर प्रदेश से तो नहीं आ रहे। तो जो वो आत्मविश्वास टूटा और उसकी वजह से जो बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास आया कि इस सरकार को झुकाया जा सकता है और इनको अपनी शर्तें मनाई जा सकती हैं, तो एक तरफ तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, दूसरी तरफ ये सराबोर हो गए कॉन्फिडेंस से। और उनको ऐसा लगा, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी तरफ ये इनकी बंदूकें और तोपें मुड़ जाएं। तो ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मनोवैज्ञानिक विकार है। वो डरने लगे हैं, अज्ञात भय उनको हो गया है और फोबिया से पीड़ित हो गए। अज्ञात भय है, फोबिया है,
मनोवैज्ञानिक दबाव है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है नरेंद्र मोदी। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, जैसे ही बच्चे ये कहते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी ये कहती है कि हम फिर से घेराव करेंगे, हम फिर से संसद पे मार्च करेंगे, तो संसद पर मार्च, संसद का घेराव, इससे क्यों घबराहट है मोदी को? ऐसा क्या हो जाएगा अगर दोबारा ये आंदोलन हो गया फिर से? दीपक जी, इससे ये होगा, पहली बार जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि बहुत ज्यादा लोग नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग आ गए, छोटे छोटे बच्चे आ गए, माँ बाप आ गए, परिवार के बुजुर्ग आ गए। अगर मान लीजिए दोबारा कॉल दे दें, अब ये अज्ञात भय है, ये सत्ता पक्ष के एक अज्ञात भय है। अगर पिछली बार से दुगने लोग आ गए तो सरकार के पास क्या विकल्प रहेगा? या तो गोली चलवाएगी या उनको आगे बढ़ने देगी। आगे बढ़ने देगी तो फिर उनकी हनक टूटेगी, गोली चलाएगी तो और ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन फैल जाएगा। आप देखा ही, पहली बार पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन फैल गया, उसको दबाएंगे कैसे, उसे कंट्रोल कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने कहा कि तो अज्ञात अरे भाई, कंट्रोल करना कितना है? अगर मान लीजिए, अगर भाई वो तो सरकार के पास तो हर चीज का इलाज है। अगर 10 लाख पब्लिक है, पुलिस के अगर बस में नहीं है तो सेना बुला सकते हैं, उसमें क्या है? देखिए, ये तो इनकी बात टूट गई ना कि अगर इनके पास पुलिस है। आपको ये पता होगा कि बहुत सारे पुलिस अधिकारी, एक आईपीएस ऑफिसर ने रिजाइन कर दिया, सब इंस्पेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया। क्या आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे नहीं है क्या? आपने देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी की, उनकी बेटी ने विरोध किया भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का और ये कहा कि मैं इसको डिलीट नहीं करूंगी। आसाम के मंत्री की बेटी ने भी इसी प्रकार से किया। ये जो विद्रोह है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके मोदी जी को बता रहे होंगे, साहब हमारे घर में विद्रोह हो रहा है, हमारे पोते और हमारे बेटे जो है विद्रोह कर रहे हैं। तो इसमें ज्यादा दुस्साहस मत कीजिए, जो बच्चे कह रहे हैं उसको मान जाइए। इन बच्चों ने जो एक ये तोड़ दिया, इनका जो एक आत्मविश्वास की डोर थी उसको तोड़ दिया। अब ये सोच रहे हैं कि अब इन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो ये कॉकरोच आ जाए। अब ये E20 का हो गया, कहीं ऐसा ना हो E20 वाले आ जाएं, ऐसा ना हो राम जन्मभूमि में चोरी का पर्दाफाश हो जाए। अब इनको जो अज्ञात डर है, इनको रात में सपने में मेरे ख्याल से कॉकरोच दिखते होंगे। अरे माय गॉड अभिषेक, क्योंकि आप इस पूरे मूवमेंट को देख रहे हैं, कई साथी आपके जो हैं वो इस मूवमेंट में लीडरशिप उनके हाथ में है, उनके साथ आपने काम किया है। बिहार है, बंगाल है, असम है, वहाँ पर भी जितने स्टूडेंट्स कर रहे हो उनके भी आप संपर्क में। मान लीजिए कि अगर दूसरा आंदोलन हो जाता है जैसे 20 जुलाई को हुआ था और 10-15 लाख बच्चे आ जाते हैं, जो आज की तारीख में मुझे सरप्राइज नहीं लगेगा क्योंकि देश भर में ये आंदोलन चल रहा है। अगर 10-15 लाख बच्चे दिल्ली में आ गए तो ऐसी मोदी जी पे कौन सी आफत आ जाएगी? 1.5-2 लाख से ज्यादा भीड़ कभी जंतर मंतर पे हुई नहीं। 2 लाख तक मैक्सिमम भीड़ गई होगी इस पूरे आंदोलन में किसी एक वक्त। उससे जब ये सरकार घबरा गई तो फिर आप तो 15-20 लाख की बात कर रहे हैं, 10 लाख की मतलब वो 10 लाख आ सकते हैं बच्चे। कह रहा हूं अगर 10 लाख बच्चों ने संसद घेर लिया तो ऐसी सरकार पे कौन सा संकट आ जाएगा? कोई नेपाल बांग्लादेश थोड़ी ना हो जाएगा यहाँ। नेपाल बांग्लादेश नहीं हो जाएगा, ये बात हम कैसे कह सकते हैं? देखिए दीपक जी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहें, इस डर से कुछ बोलने से इनकार कर दें कि नेपाल बांग्लादेश बन जाएगा तो ये देशद्रोही कहने लगेंगे कुछ सारे लोग। हकीकत ये है कि नेपाल बांग्लादेश में भी जो लोग थे वो नेपाल और बांग्लादेश के देशद्रोही लोग नहीं थे, वो उनके देश के लोग थे। वो अपनी सत्ता की कार्यप्रणाली से रुष्ट लोग थे। अगर भारत के अंदर इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाती है तो मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। नहीं हो, बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक माध्यम से सत्ता परिवर्तन हो, लोकतांत्रिक माध्यम से लोग अपनी मांगों को मनवाए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पेशेंस की भी एक सीमा होती है सर। अब देखिए, क्या एक एंकर ये बोल रहा था कि दिल्ली में तो प्रदर्शन कर लिए, गोदी मीडिया का एक एंकर, गलती से बाबा के राज में यूपी में मत आ जाना इस तरह के प्रदर्शन करने। ये क्या है? ये एक तरह का प्रोवोकेशन था। अब उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जेन अल्फा सड़क पे आ गए। अभी तो जेएनजी से घबराए हुए हैं, जेन अल्फा को आने दीजिए। फतेहपुर में हुआ जो जी, वही कह रहे हैं कि सड़क पर जब नौजवान आ जाएंगे फिर उसके बाद सरकार कहां लाठी गोली चलाएगी, किस पर लाठी गोली चलाएगी, और कहां स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है, कहां नौजवान को दिक्कत नहीं है? कितना गिनवा दें आपको? अग्निवीर जब आया तो किसको दिक्कत थी? 17 साल के लोग वहां अग्निवीर में भर्ती हो रहे, आर्मी में जाते हैं, क्या उनको दिक्कतें नहीं थी? ये सेना उतारेंगे, किसको उतारेंगे? अग्निवीर वालों को उतारेंगे। अगर उतारेंगे तो क्या अग्निवीर वालों की दिक्कत नहीं है? वो खुद ही इनके साथ शामिल हो जाएंगे। प्रोफेसर साहब, मैं फिर से शुरू के सवाल पे लौट रहा हूं। मान लीजिए कि दोबारा आंदोलन हो गया और 10-12 लाख बच्चे आ गए और पुलिस के बस का फिर कुछ नहीं रहा, सेना को बुलाना ही पड़ेगा। ये तो एक तरह का आप प्रोसीजर है तो, कि जब पुलिस से नहीं संभलेगा, पैरामिलिट्री से नहीं संभलेगा तो सेना ही बुलानी पड़ती है। क्या सेना
इस आंदोलन को नहीं रोक पाएगी या सेना इस आंदोलन पर कुछ हिंसा करने से मना कर सकती है? दीपक जी, दोनों चीजें। पहली चीज यह है, जो पहला आंदोलन हुआ था इसके बारे में लोगों को शक था कि ये सफल होगा कि नहीं होगा, इसलिए उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था जितना मिल सकता था। अब वो मिथ टूट गया, अब जनता को लग गया, समाज को ये लग गया कि नहीं, इनको झुका सकते हैं। अब जो दूसरा आंदोलन होगा उसमें वो लोग भी आ जाएंगे जिनमें निडरता आ जाएगी। जब पहले वाले में 2 लाख लोगों ने कर दिया तो हम 10 लाख क्यों नहीं कर पाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा कि बीजेपी के एमपी की बेटी विद्रोह कर रही है, मंत्री की बेटी विद्रोह कर रही है, एमएलए के बच्चे विद्रोह कर रहे हैं। तो आर्मी वालों के घर में भी तो उनकी बीवी और बच्चे हैं। वो कहते हैं ये जो बच्चे खड़े इकट्ठे हो रहे हैं ये हमारे ही कॉज के लिए तो हो रहे हैं। चलो तुम लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, मेजर जनरल हो गए, ठीक है, तुम्हारे बच्चों का भविष्य तुम्हें नहीं सोचना है क्या? मैं कसम खिला के तुम्हें भेज रही हूं कि वहां जाके तुम गोली नहीं चलाओगे, लठ नहीं चलाओगे। अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो आर्मी वाले, देखिए हमारे देश के लोग तो हैं और हमारे देश के संविधान के प्रति और देश की सुरक्षा के प्रति उनका उत्तरदायित्व है। वो अपने बच्चे पे कैसे गोली चलाएंगे? वो कहेंगे मोदी जी से कि साहब पिछली बार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था, इस बार और आप और अमित शाह इस्तीफा दे दिए, हम तो गोली नहीं चलाएंगे। आप तो स्वामी साहब और डरा रहे हैं मोदी जी को। आप कह रहे हैं आर्मी कहेगी उनसे जाके मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए, हम हाथ खड़े कर रहे हैं। भाई अभिषेक, क्या आर्मी हाथ खड़े कर देगी? सिविलियंस पे गोली नहीं चलाती आर्मी? निश्चित तौर पर आर्मी जो हाथ खड़े करेगी ऐसे मामले में, और आर्मी देश के आंतरिक मामलों में उलझना नहीं चाहती है। अगर आपको याद हो, AK एंटनी साहब उस समय पी चिदम्बरम थे होम मिनिस्टर और चाहते थे कि ग्रीन हंट ऑपरेशन जो चल रहा था नक्सल विरोधी अभियान में, उसमें आर्मी की मदद ली जाए। और इस देश के आर्मी चीफ ने खुद कहा, वो अपनी अनिच्छा व्यक्त कर दी थी कि हम इस मामले में पड़ना नहीं चाहते, सरकार ना डाले तो बेहतर है। कभी भी ऐसा इतिहास नहीं है कि आर्मी हरियाणा में जो जाट आंदोलन था वहां भी सेना ने मना कर दिया था कि गोली नहीं चलाएंगे हम। जाट आंदोलन में बच्चों पे गोली नहीं चलाएंगे। तो सरकार, अच्छा पुलिस की जहां तक स्थिति है, पुलिस वालों की स्थिति कौन सी अच्छी है आप ये बताइए? 2004 के बाद वालों को पेंशन नहीं है, वो खुद एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से घिरे हुए हैं। उनके लिए आप देख लीजिए दिल्ली से लेकर राज्यों तक क्या स्थिति है पुलिस की। एक बार तो कमलापति त्रिपाठी के जमाने में पुलिस ने विद्रोह कर दिया था तो मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा था। सवाल ये, सरकार से खुश कौन सा सेक्शन है? मैं किसी को विद्रोह के लिए नहीं उकसा रहा, नहीं कह रहा, लेकिन सरकार से खुश कौन है? ना तो इस देश में महिलाएं सरकार से खुश है, ना नौजवान खुश है, ना किसान खुश है, ना मुसलमान खुश है। कौन खुश है सरकार से? जरा हमें कोई ये तो बताए कि सरकार से कौन खुश है। प्रोफेसर साहब, एक आखिरी सवाल है, आपको लग रहा है कि जिस तरह से आज हमने फतेहपुर में देखा कि बच्चों ने स्कूल घेर लिया, बिजली और पानी कटा तो बच्चे आ गए, यही चीज हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं, पुणे नागपुर में हमने देखा। क्या आपको लगता है कि जेन जी अब मोदी सरकार पे सबसे बड़ी मुसीबत है और बच्चे जब एक बार जिद कर लें तो उस जिद को पूरी नहीं कर सकती सरकार? और वैसे भी बहुत से समस्याओं का बच्चे सामना कर रहे हैं, एडमिशन मिलता नहीं उनको, ज़्यादातर पेपर लीक अभी भी हो रहे हैं, रोजगार नहीं है। बहुत से बच्चे जो ग्रेजुएशन के बाद, IIT के बाद, यहाँ डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद उनके पास नौकरियां नहीं। क्या ये जो फ्रस्ट्रेटेड यूथ है, जिसको मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे 2014 में, क्या वही अब मोदी जी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है? वो यूथ जिसके बूते पर, जिसको सपना दिखा के मोदी सत्ता में आए। देखिए, सबसे अच्छी बात दीपक जी ये है, केवल मोदी जी के लिए नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए नहीं, हर सरकार के लिए जो आज हर जगह है, स्टेट में भी है या जो आएगी, उसके लिए बच्चों ने एक चैलेंज स्थापित कर दिया है कि तुमको अब हमारी शिक्षा पे और स्वास्थ्य व्यवस्था पे, हमारे रोजगार पे ध्यान देना होगा। ये जो लॉलीपॉप देते हो और हमको मूर्ख बनाते हो, वो सब मत बनाओ, हमें इस एजुकेशन दो जिससे हम आगे बढ़ सकें। ये सबके लिए संकेत है। आपको पता होगा कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये निर्णय ले लिया है, आगे से जो भी पेपर होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल होंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेपर लीक होगा उसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नाप दिया जाएगा। एवरीबडी हैज टू बी कॉशियस। सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, जो भी सरकार में सत्ता में बैठा है, प्रशासनिक अधिकारी है, कोई भी है, जुडिशियल अधिकारी है, अगर आपने कर्तव्यों का निर्वहन आप नहीं करेंगे तो कॉकरोच आ जाएगा। आखिरी सवाल अभिषेक आपसे पूछना चाहेंगे, समय थोड़ा कम है। क्या आपको लगता है ये जो बच्चे हैं जिनका हमने इतना बड़ा एक विकराल रूप देखा कि बार बार मोदी सरेंडर कर रहे हैं, जो आदमी कभी झुकता नहीं था,
क्या आपको लगता है ये बच्चे धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, हर तरह की और राजनीति, उन सब से बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए, और इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड है कि ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ हमें दीजिए, वरना हम ऐसा कर देंगे? क्या ये एक नई तरह की देश में राजनीति देखने को मिल रही है? दीपक जी, एक मुहावरा आपने सुना होगा हिंदी में, भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो ये धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति तब होती है और तब सफल होती है जब आमतौर पर लोगों का पेट कुछ भरा होता है, जब उनके सामने बुनियादी मुद्दों का अभाव तात्कालिक तौर पर दिखाई देता है। आज की तारीख में उनके बुनियादी मुद्दे ही उनके दिमाग पर इस कदर से हावी है कि वहां धर्म और जाति दिखाई देने का कोई सवाल नहीं उठता है। अब रोजगार चाहिए तो जनरल को भी चाहिए, ओबीसी को भी चाहिए, एससी एसटी को भी चाहिए, ईबीसी को भी चाहिए, माइनॉरिटी को भी चाहिए। शिक्षा चाहिए तो इन सब सेक्शन को चाहिए, किसानों की एमएसपी चाहिए तो इन सब को चाहिए, अग्निवीर को परमानेंट करने का डिमांड है तो इन सब को चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए तो इन सब को चाहिए। तो उस स्थिति में कहां जाति और धर्म की बात सामने आती है? फिर ये हिंदू मुसलमान का क्या होगा? हिंदू मुसलमान अगर सरकार कामयाब होती तो ये आंदोलन ही नहीं हो पाता। हिंदू मुसलमान तब चल रहा था जब 10 सालों तक मनमोहन सिंह की सरकार ने अर्थव्यवस्था को इस लायक बना दिया था कि अगले 5-6 साल तक अर्थव्यवस्था के साथ ये प्रयोग करते रहे, नीचे गिराते रहे, तब भी लोग दाल रोटी के लायक बचे रह गए थे, क्योंकि पुरानी अर्थव्यवस्था का असर अगले 5-6 साल तक था। लेकिन जब इनकी अर्थव्यवस्था का असर आना शुरू हुआ 2020 से, उसके बाद से दिखने लगा कि नहीं, अब इन सब के ऊपर दूसरी चीजें हैं। वरना पुलवामा भी लोगों को दिखाई दे रहा था, अब कहां लोगों को दिखाई दे रहा है? स्वामी साहब 20 सेकंड बचे हैं सिर्फ। क्या मोदी की कुर्सी हिल रही है, तख्ता हिल रहा है, और क्या अभी और हिलेगा? दीपक जी, हिल नहीं रहा है, पूरी तरह से उखड़ गया है, केवल उसको बचाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जो उन्होंने एक आतंक और एक अपना तानाशाही प्रवृत्ति को बनाया हुआ था, जिसकी वजह से लोग शांत थे, वो टूट गया है। अब मेरे ख्याल से, जैसे आपने फतेहपुर की बात की, आपको हिंदुस्तान के कोने कोने, अब ये श्रमिक भी सामने आएंगे, किसानों का भी आंदोलन शुरू होगा, हर आदमी डिमांड करेगा। क्योंकि अभी तक पुलिस वालों को भी ये पता था, सत्ता इतनी मजबूत है कि हमें प्रश्रय दे देगी। अब पुलिस को भी लग रहा है सत्ता हिली हुई है, हमें प्रश्रय नहीं दी, भैया गलत कोई AK-47 चला दिया या पैलेट गन चला दिया, कल ऐसा ना हो हम ही नाप दिए जाए। इसलिए हर जगह डर व्याप्त है, जो आतंक फैला रहा था। और जो सारे के सारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो अपने अधिकारियों के लिए सचेत हो गए, जो उनको होना चाहिए। बड़ी बात कही प्रोफेसर साहब ने और अभिषेक ने कि ये एक वायरल इफेक्ट है, पूरे देश में दिख रहा है। छोटे छोटे शहरों में, फतेहपुर में इंटर कॉलेज में जो बच्चे हैं, क्लास 9th के, 10th के, 8th के, 7th के, 11th के, वो बच्चे घेर रहे हैं प्रिंसिपल को कि बिजली क्यों नहीं आ रही है, पानी क्यों नहीं आ रहा है। और यही दृश्य हम हर जगह देख रहे हैं सड़कों पर। तो जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि मोदी जी का तख्ता हिला नहीं, तख्ता पलट सकता है। इसीलिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में मोदी दिख रहे हैं, एक अज्ञात भय में दिख रहे हैं। और बच्चे जैसे ही कुछ मांगते हैं, 4 घंटे में उनकी मांगे पूरी हो रही। जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चलना, आदेश वापस हो गया। जो मुकदमे दर्ज हुए थे करीबन 5000 बच्चों पे, वापस हो गए बिहार में। असम और बंगाल में नोटिफिकेशन आ गया, मुकदमे वापस, कोई FIR नहीं, कोई एक्शन नहीं। और सारी चीजें 5-5, 6-6 घंटे के अंदर हो रही हैं। मैं कह सकता हूं कि बच्चे डिक्टेट कर रहे हैं, मोदी जी डिक्टेशन ले रहे हैं और एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। ऐसी सरकार हमने 26 साल में तो नहीं देखी फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई प्रोफेसर साहब, आप आए इस प्रोग्राम में। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।